चलिए बाबा, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 75, 76, 77। मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों सर? क्योंकि इन तीन सेक्शन से एक छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 से 4 मार्क पूछ सकते हैं, इसलिए पढ़ के जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 75। सेक्शन नंबर 75 का पहला सेक्शन बोलता है पीरियड ऑफ स्टे। जो कोर्ट का स्टे होता है वो एक्सक्लूड किया जाता है व्हाइल कंप्यूटिंग टाइम लिमिट ऑफ शोकॉज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर। सर शोकॉज नोटिस का क्या टाइम लिमिट होता है? मैंने आपको बताया था 2 इयर्स 9 मंथ्स का टाइम लिमिट होता है मैक्सिमम, या 4 इयर्स 6 मंथ्स का टाइम लिमिट होता है इन केस ऑफ फ्रॉड केस। सर डिमांड ऑर्डर का टाइम लिमिट क्या होता है? डिमांड ऑर्डर का टाइम लिमिट 3 इयर्स या 5 इयर्स होता है। याद रखिएगा, अगर शोकॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर इश्यू करने के वक्त कोर्ट ने, समझ लीजिए 6 महीने का टाइम, कोर्ट ने 6 महीने का स्टे लगा दिया था, तो वो 6 महीने का टाइम लिमिट आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, ऑफिसर को एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा फॉर गोइंग अहेड एंड रेजिंग शोकॉज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर। पीरियड ऑफ स्टे हमेशा एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है सर। इफ शोकॉज नोटिस अंडर सेक्शन नंबर 74(1) इज नॉट सस्टेनेबल, समझ लीजिए प्रॉपर ऑफिसर ने क्या किया, आपके अगेंस्ट एक डिमांड ऑर्डर रेज कर दिया। अब आप चले गए अपील में, और अपील में ऑर्डर आया कि सर ये जो शोकॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर आपने रेज किया अंडर सेक्शन नंबर 74, ये सही नहीं था। सेक्शन नंबर 74 में प्रोसीडिंग्स नहीं करना था, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने समझ लीजिए बोल दिया। अब सर, अब आपने जो शोकॉज नोटिस इशू किया था ऑलरेडी, उसी को सेक्शन नंबर 73 का शोकॉज नोटिस मानते हुए प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करना है। आपको फ्रेश शोकॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है। यही बोला इस सेक्शन ने कि सर पीओ शैल डिटरमाइन द टैक्स deeming the show cause notice was issued under section number 73(1). सेक्शन नंबर 74(1) में शो कॉज नोटिस इश्यू हुआ था, डिमांड ऑर्डर समझ लीजिए रेज हो गया। लेटर इट वाज हेल्ड कि जो शो कॉज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर है वो अंडर सेक्शन नंबर 73 होना चाहिए था, तो ऑफिसर फ्रेश शो कॉज नोटिस नहीं देगा, उसी शो कॉज नोटिस को सेक्शन नंबर 73 का शो कॉज नोटिस मानते हुए प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए सर डिमांड ऑर्डर इशूड एज पर द डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट। फॉर एन एग्जांपल, आप चले गए अपीलेट अथॉरिटी के पास, आप चले गए उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने केस को रिमांड बैक किया ऑफिसर के पास और बोला ऑफिसर ये डायरेक्शन फॉलो करते हुए डिमांड ऑर्डर रेज कीजिए। अब जब केस रिमांड बैक होता है, उस केस में डायरेक्शन मिला है, अब डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए कितने दिनों में डिमांड ऑर्डर रेज होना चाहिए? डिमांड ऑर्डर एज पर the direction of appellate authority, appellate tribunal or court be issued within 2 years from such direction। 2 साल में आपको डिमांड ऑर्डर रेज करना है। हमेशा याद रखिएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। आपके एग्जाम में बोलेंगे कि सर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया ही नहीं और डिमांड ऑर्डर पास हो गया। बेटा अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया नहीं और डिमांड ऑर्डर पास हो गया है, तो सर उस केस में आपका जो डिमांड ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना जरूरी है, जनरल प्रोविजंस फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद सर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट या तो रिक्वेस्ट पे देना पड़ेगा, आपने अगर रिक्वेस्ट किया उसको देना पड़ेगा, या फिर अगर एडवर्स डिसीजन इज कॉन्टेम्पलेटेड अगेंस्ट सच पर्सन, अगर आपके अगेंस्ट एडवर्स डिसीजन लिया जा रहा है तो उस केस में भी डिमांड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। सर तारीख पे तारीख एडजॉर्नमेंट चाहिए, एडजॉर्नमेंट मैक्सिमम 3 बार ही दिया जा सकता है। सर आपको जब डिमांड ऑर्डर इशू किया जाता है तो हमेशा डिमांड ऑर्डर इज ए स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब जो फैक्ट सर्कमस्टेंसेस है सारे डिमांड ऑर्डर में लिखे होने चाहिए। यही बोला है कि सर डिमांड ऑर्डर शैल सेट आउट द बेसिस ऑफ द डिसीजन एंड द फैक्ट। जो फैक्ट्स एंड बेसिस थे वो सारे डिमांड ऑर्डर में लिखे होने चाहिए। सर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इन द डिमांड ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड द शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस में जितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बोला गया था, डिमांड ऑर्डर में उससे ज्यादा का टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज नहीं किया जा सकता। डिमांड ऑर्डर शुड बी इन कंफर्मिटी विद द ग्राउंड्स इन शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस में बोला टैक्स नॉट पेड, वो ग्राउंड था, समझ लीजिए। डिमांड ऑर्डर में भी सेम ग्राउंड पे ही डिमांड ऑर्डर कंफर्म होना चाहिए। यहां बोला कि आपने टैक्स पे नहीं किया, यहां डिमांड ऑर्डर में लिख दिया कि आईटीसी वाज रॉन्गली अवेल्ड। ग्राउंड अगर सेम नहीं है तो बेटा जो डिमांड ऑर्डर है वो करेक्ट नहीं है। शो कॉज नोटिस में जो ग्राउंड बोला है सेम ग्राउंड पे आपका डिमांड ऑर्डर भी पास होना चाहिए। शो कॉज नोटिस में जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बोला है उससे ज्यादा का डिमांड ऑर्डर रेज नहीं किया जा सकता। ठीक है सर। सर उसके बाद बोला है वेयर अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, कोर्ट मॉडिफाइज द टैक्स। आपके अगेंस्ट एक डिमांड ऑर्डर आया, उस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट चले गए अपील में, अपीलेट अथॉरिटी ने टैक्स कम कर दिया, तो सर याद रखिएगा इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। सर अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अमाउंट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑलवेज टू बी पेड वेदर
एक सेकेंड, ये क्या हुआ सर, कहां गए? यहां है, ठीक है, आ जाइए, कहां गए? एक सेकेंड, हाँ, चलिए, ये क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेएबल इवन इफ नॉट स्पेसिफाइड इन द डिमांड ऑर्डर। समझ लीजिए डिमांड ऑर्डर पास हो गया और डिमांड ऑर्डर में वो भूल गए इंटरेस्ट लिखना, तो भी आपको देना जरूरी है, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर डिमांड ऑर्डर में नहीं लिखा है तो भी देना पड़ेगा। सर लेकिन पेनल्टी अगर डिमांड ऑर्डर में लिखना भूल गए तो बेटा मत देना, क्योंकि पेनल्टी लिखना जरूरी है। इंटरेस्ट अगर डिमांड ऑर्डर में नहीं लिखा तो भी आपको देना पड़ेगा। सर डिमांड ऑर्डर रेज ही नहीं किया, 3 साल का टाइम लिमिट था, 5 साल का टाइम लिमिट था, डिमांड ऑर्डर नहीं आया तो बेटा उस साल की प्रोसीडिंग्स क्लोज्ड। सर वेट टाइम स्पेंड फॉर ए डिसीजन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नॉट टू बी कंसिडर्ड इन 3 years और 5 years। फॉर एन एग्जाम्पल सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, यहां एक ऑफिसर है, ठीक है, ऑफिसर ने आपके केस में एक डिमांड ऑर्डर रेज किया और आपके केस में जो डिमांड ऑर्डर इस ऑफिसर ने रेज किया है उस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट अपील चल रहा है, अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील चल रहा है। और ये जो ऑफिसर है ये इस डिमांड ऑर्डर के अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आने का वेट कर रहा है कि अपीलेट अथॉरिटी जो बोलेगी वही, समझ लीजिए मैं था राम के केस में अपीलेट अथॉरिटी जो बोलेगी वही सिमिलर केस श्याम का भी बनता है। तो श्याम के केस में डिमांड ऑर्डर रेज करने से पहले मैं अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर का वेट करूंगा या अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर का वेट करूंगा। तो अगर ऑफिसर वेट कर रहा है और उस दौरान 3 साल या 5 साल खत्म हो गए तो याद रखिएगा जो भी वेटिंग टाइम था उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम द टाइम लिमिट ऑफ 3 years और 5 years इन केस ऑफ श्याम। यही बोला है, वेट टाइम जो स्पेंड करता है फॉर डिसीजन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नॉट टू बी कंसिडर्ड इन 3 years और 5 years। मतलब श्याम के केस में जब ऑफिसर राम के अगेंस्ट अपील चल रहा था अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो जो टाइम ऑफिसर वेट कर रहा था वो टाइम पीरियड, क्यों ऑफिसर वेट कर रहा था कि राम के केस में जो डिसीजन अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल देगी वही सेम डिसीजन में श्याम के केस में लगाऊंगा। तो सर ऑफिसर वेट कर रहा था, अब जब एक बार डिसीजन आएगा उसी के बाद तो मैं डिमांड ऑर्डर पास करूंगा। तो इसीलिए बोला गया है जितना टाइम वेट करेगा वो टाइम को 3 साल और 5 साल से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब उतना एडिशनल पीरियड दे दिया जाएगा। उसके बाद बोला है डायरेक्ट रिकवरी इन केस ऑफ सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी, मतलब जो आपने सेल्फ असेस किया टैक्स लायबिलिटी अपने रिटर्न में बता दिया और पे नहीं किया उसके लिए बाबा डायरेक्ट रिकवरी होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। यहां बोल रहा है देखिए डायरेक्ट रिकवरी इन केस ऑफ सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 39। आपने अपने रिटर्न में बताया 10 लाख मेरे को देना है, उसके लिए कोई डिमांड वगैरह नहीं करेंगे, डायरेक्ट उल्टा लटका के पैसा रिकवर कर लेंगे, डायरेक्ट रिकवरी होगा। नो पेनल्टी फॉर सेम एक्ट और ओमिशन अंडर दिस सेक्शन इफ ऑलरेडी पेनलाइज्ड अंडर सेक्शन नंबर 73 और 74। अगर आप पे सेक्शन नंबर 73 एंड 74 का पेनल्टी लगा दिया है एक बार तो सर आपके अंडर ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज चैप्टर में फिर से पेनल्टी नहीं लगाएंगे। बेसिकली बोल रहे हैं एक बार अगर पेनलाइज आपको कर दिया सेम एक्ट के लिए अंडर अदर सेक्शन फिर से पेनलाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद मैंने यहां पे बस मॉनेटरी लिमिट डाला है, एक सर्कुलर आया था कि क्या मॉनेटरी लिमिट होता है फॉर इश्यूएंस ऑफ शोकॉज नोटिस। अगर सीजीएसटी ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी अमाउंट, आईजीएसटी अमाउंट, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी अमाउंट। फॉर एन एग्जांपल मैंने डिफॉल्ट किया है इंट्रा स्टेट सप्लाई का डिफॉल्ट किया है और मैंने 15 लाख का डिफॉल्ट किया है, सीजीएसटी 15, एसजीएसटी 15। सुनिए तो ये बोल रहे हैं अगर आपने फॉर एन एग्जांपल इसको मत देखिए, ठीक है, मैंने डिफॉल्ट किया है सीजीएसटी का 15 लाख रुपए, एसजीएसटी का 15 लाख रुपए का डिफॉल्ट। तो उन्होंने बोला है कि रमेश एसजीएसटी मत देख, सिर्फ सीजीएसटी अमाउंट देख। सीजीएसटी 15 लाख है ना, ग्रेटर देन 10 लाख अप टू 1 करोड़, आप पे शोकॉज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर कौन रेज करेगा? डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। सर समझ लीजिए मेरा अमाउंट जो था सीजीएसटी एंड एसजीएसटी समझ लीजिए 2 करोड़ रुपए का था, 2 करोड़ सीजीएसटी, 2 करोड़ एसजीएसटी। एसजीएसटी मत देख बेटा, तू देख सिर्फ सीजीएसटी अमाउंट, 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ मतलब ग्रेटर देन 1 सीआर, आप पे डिमांड ऑर्डर रेज किया जाएगा बाय द एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब आ जाइए आगे, अब ये मैं नहीं दिखा रहा हूं, अब सुनिए, अब नेक्स्ट दिखा रहा हूं यहां पे आईजीएसटी के बारे में। ये क्या बोल रहे हैं यहां पे, फॉर एन एग्जांपल आईजीएसटी, आईजीएसटी के लिए ये बोल रहे हैं समझ लीजिए मैंने इंटर स्टेट पे कोई डिफॉल्ट किया है और आईजीएसटी अमाउंट है 5 लाख रुपए का, आईजीएसटी इन्वॉल्व है। तो आपका आईजीएसटी कितना इन्वॉल्व है? 5 लाख रुपए का, 5 लाख मतलब लेस देन इक्वल टू 20 लाख।
तो आप पे सुपरिटेंडेंट शोकॉज नोटिस रेज करेगा और डिमांड ऑर्डर रेज करेगा अकॉर्डिंगली। सर समझ लीजिए मैंने डिफॉल्ट किया इंट्रा और इंटर दोनों में मेरा सीजीएसटी का डिफॉल्ट है 20 लाख रुपए का, एसजीएसटी का डिफॉल्ट है 20 लाख रुपए का, आईजीएसटी का डिफॉल्ट है 20 लाख रुपए का। तो ये बोल रहे हैं एसजीएसटी अमाउंट को भूल जा मत देख, तो सीजीएसटी एंड आईजीएसटी का टोटल कर, और सीजीएसटी एंड आईजीएसटी का टोटल कितना है 40 लाख। 40 लाख मतलब ग्रेटर देन 20 अप टू 2 CR आप पे डिमांड ऑर्डर एंड शो कॉज नोटिस रेज करेगा डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टैक्स कलेक्टेड नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। ये सेक्शन नंबर 76 बोलता है कि अगर आपने टैक्स कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को नहीं दिया है तो बेटा अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स, अगर आपने एक अमाउंट कलेक्ट किया है एज टैक्स, मतलब गवर्नमेंट को लोगों को बोला टैक्स है और आपने कलेक्ट कर लिया, तो सर उसको गवर्नमेंट को दे दीजिएगा। अगर आपने अमाउंट कलेक्ट किया एज टैक्स और गवर्नमेंट को नहीं दिया तो सर उसके लिए जब गवर्नमेंट को मालूम चलेगा तब आपको एक शोकॉज नोटिस इशू कर सकता है एंड डिमांड ऑर्डर आप पे रेज किया जा सकता है। यही बोला है अमाउंट टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। ये बोल रहा है अमाउंट कलेक्टेड रिप्रेजेंटिंग एज टैक्स, मतलब आपने बोला ये टैक्स है और आपने कलेक्ट कर लिया लेकिन वो टैक्स नहीं था, रिप्रेजेंट किया एज टैक्स और कलेक्ट कर लिया, तो बोला एंड नॉट पेड शैल बी इमीडिएटली पेड। मतलब आज अगर मैंने आपसे 10% टैक्स ले लिया, 12% टैक्स ले लिया जो मेरे को लेना ही नहीं चाहिए था, तो मेरे को इमीडिएटली उसको गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि वो तो टैक्स है नहीं, लेकिन मैंने आपको टैक्स बोलते हुए कलेक्ट किया तो इमीडिएटली उसको गवर्नमेंट को देना है। 20 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ वेट नहीं करना है, इमीडिएटली उसको गवर्नमेंट को दे देना है। यही बोला है इफ नॉट पेड, अगर आपने नहीं दिया तो शो कॉज नोटिस आएगा जीएसटी डीआरसी 01 में स्पेसिफाइंग द अमाउंट एंड पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट। मतलब शो कॉज नोटिस आप पे रेज किया जा सकता है और उस पे पेनल्टी भी होगा इक्वलेंट टू द अमाउंट। सर डिमांड ऑर्डर कितना दिन में पास किया जाएगा? डिमांड ऑर्डर शैल बी पास आफ्टर कंसीडरिंग रिप्रेजेंटेशन। शो कॉज नोटिस का याद रखिएगा नो टाइम लिमिट, लेकिन एक बार शो कॉज नोटिस रेज हो गया डिमांड ऑर्डर का टाइम लिमिट है 1 ईयर। एक बार शो कॉज नोटिस रेज हो गया उसके बाद डिमांड ऑर्डर का टाइम लिमिट है 1 ईयर। इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन टिल द डेट ऑफ पेमेंट। आज कलेक्ट किया, कल से आपका इंटरेस्ट चालू हो गया, बेसिकली फ्रॉम द डेट ऑफ कलेक्शन टिल द डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन पेमेंट कर रहे हो उस दिन का भी इंक्लूड करना है। आज कलेक्ट किया, नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट चालू कीजिएगा, जिस दिन आपने पे किया उस दिन को इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है सर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस से डिमांड ऑर्डर का टाइम लिमिट होता है 1 ईयर। पीरियड ऑफ स्टे एक्सक्लूड कर देना, जो कोर्ट का स्टे वगैरह का पीरियड है ये 1 ईयर से आपको एक्सक्लूड करना है। स्पीकिंग ऑर्डर हमेशा पास किया जाएगा ऑफिसर के थ्रू। सर अमाउंट शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स टैक्स पेएबल बाय सच पर्सन। फॉर एन एग्जांपल, लेटर ऑन गवर्नमेंट को अगर समझ लीजिए ये जो अमाउंट था जो आपने गवर्नमेंट को अब दे दिया है, अगर गवर्नमेंट को लेटर लगा कि जो रिसिपिएंट था जिसने ये टैक्स दिया था उसको रिफंड करना है, लेकिन गवर्नमेंट को दिखा कि उससे अगर कुछ टैक्स कलेक्ट करना है तो उसको कलेक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट आपको रिफंड दे दिया जाएगा। सरप्लस आफ्टर एडजस्टमेंट विल बी रिफंडेड और इट विल बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड और पर्सन हु हैज बोर्न द इंसिडेंट्स में अप्लाई फॉर रिफंड। मतलब जो जिस बंदे ने ये टैक्स दिया है वही रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मेरे को लगता है सेक्शन नंबर 76 में एक ही केस इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कलेक्ट किया कुछ अमाउंट रिप्रेजेंटिंग एज टैक्स, मतलब जो टैक्स नहीं था लेकिन आपने उसको दिखाया एज टैक्स और कलेक्ट किया है, बेटा उसी दिन हाथों हाथ गवर्नमेंट को दे देना। नहीं दिया शो कॉज नोटिस आएगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है। शो कॉज नोटिस के बाद डिमांड ऑर्डर रेज करने का टाइम लिमिट 1 ईयर का है। इतना ही आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 76 में। उसके बाद है सेक्शन नंबर 77। सर सेक्शन नंबर 77 क्या है? बेटा सुन, मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं आता था, मैंने क्या किया एक ट्रांजैक्शन पे सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया गवर्नमेंट को, लेटर रियलाइज हुआ ओ नो आईजीएसटी देना था, तो गवर्नमेंट सेक्शन नंबर 77 में बोलती है बेटा एक काम कर, जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दिया है उसका रिफंड क्लेम कर लो, जो करेक्ट आईजीएसटी देना है वो पे कर दो। सिंपल है। गवर्नमेंट बोल रहा है रमेश तूने सोचा एक ट्रांजेक्शन को इंट्रा और गवर्नमेंट को दे दिया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, लेकिन बाद में पता चला ये ट्रांजेक्शन तो इंटर है, तेरे को देना है आईजीएसटी, तो कोई बात नहीं, ये जो अमाउंट पे कर दिया ना इसका रिफंड क्लेम कर ले और ये जो अमाउंट पे करना है ये पे कर दे। और जब ये अमाउंट पे करेगा ना आईजीएसटी, क्योंकि अब लेट पे कर रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है हम एडजस्ट वगैरह नहीं करेंगे कि सर सीजीएसटी एसजीएसटी को आईजीएसटी के टुवर्ड्स एडजस्ट कर लीजिए, नहीं, जो गलत टैक्स दिया है उसका रिफंड ले लो, सही टैक्स दे दो। सही टैक्स दोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा। यही बोला है सेक्शन नंबर 77 में। सर सेक्शन नंबर 77 हमेशा ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आपको पढ़ना होगा सेक्शन नंबर 19 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट के साथ।
सेक्शन नंबर 19 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट और सेक्शन नंबर 77 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट अगर साथ पढ़ोगे तो यही बोलता है। सेक्शन नंबर 77 क्या बोला, सीजीएसटी एसजीएसटी दिया है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का रिफंड ले लो, आईजीएसटी करेक्ट पे कर दो। रेड विद सेक्शन नंबर 19 क्या बोलता है, सर अगर गलत आईजीएसटी दे दिया तो बेटा आईजीएसटी का रिफंड ले ले, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे कर दे। जब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करोगे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बस इतना ही बोला गया है सेक्शन नंबर 77, टैक्स रॉन्गफुली कलेक्टेड एंड पेड टू द गवर्नमेंट, रॉन्ग टैक्स टेक ए रिफंड, करेक्ट टैक्स पे करो, इंटरेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। यही बोला गया है अंडर सेक्शन नंबर 77। यहां हमारा डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू 75, 76 एंड 77 क्लोज होता है। मेरे को लगता है एग्जाम में छोटा मोटा क्वेश्चन कोई भी सेक्शन से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से करके जाइएगा। राइट सर, डन है पॉइंट। यहां मैं अपना डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 75, 76 एंड 77 क्लोज करता हूं। डन सर, पॉइंट क्लियर है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 78 जो रिकवरी का सेक्शन है।